हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं कोल्ड वॉर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शीत युग, जिसको हिंदी में कहते हैं। कोल्ड वॉर आपके चैप्टर किस चैप्टर में होगा मुझे आइडिया नहीं है, बट 12th के चैप्टर में है वो। 12th के सिलेबस में मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है। हम आज बात करते हैं। एक मिनट, कपड़ा कहाँ है? किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं उसका फॉर्मल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो शुरू हुआ और कहाँ पे वो उसकी स्पेशलिटीज़ क्या थी, उसका टाइम पीरियड क्या था और उसका डाउनफॉल कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं एक बेसिक बैकग्राउंड से, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर के बारे में। अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं शीत युग। शीत युग, ठीक। अगर हम बात करें शीत युग, शीत युद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि सर्दियों में युद्ध हुआ हो या नवंबर से फरवरी के बीच में युद्ध हुआ हो। ऐसे देशों में ऐसा तो नहीं कि ऐसा युद्ध हुआ हो कि जो जिनमें सर्दियाँ पड़ती हैं ज़्यादा, जैसे रशिया, रूस में ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ पे युद्ध हुआ हो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा हर किसी के माइंड में चलता रहता है। मैं भी जब शुरू में मैंने पढ़ा था इस बारे में, टॉपिक के बारे में, जब मुझे आइडिया नहीं था, उससे पहले से मुझे ये लगता था कि ये टॉपिक है, ऐसा युद्ध है कहीं सर्द जगह पे, सर्दी वाले क्षेत्रों में ये युद्ध हुआ होगा। हो सकता है रशिया, मुझे आइडिया था कि हाँ रशिया में था वो युद्ध होता था, बट मुझे ये लगता था कि हाँ शायद वो रशिया में होता, बट ऐसा नहीं है। ठंडे शीत युद्ध का मतलब ये है कि ऐसा युद्ध जो डायरेक्टली नहीं लड़ा गया, मतलब सीधा दो नेशंस के बीच में, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुई, डायरेक्टली नेशंस के बीच में नहीं हुआ, इनडायरेक्टली, मतलब एक सीडो वॉर इसको कह सकते हैं। सीडो वॉर इसको कहा जाता है, मतलब छद्म छद्म युद्ध कहा जाता है इसको। कहने का मतलब यह है कि दो नेशन जब एक दूसरे से सामने डायरेक्टली नहीं लड़ पाते तो इनडायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो लड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लें, एग्जांपल अगर हम लेकर चलते हैं तो जैसे कि कोरियन वॉर, ठीक है, और आपका वियतनाम, और आपका अफगान। ऐसे ये 3 नेशन, ऐसे 3 एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक स्यूडो वॉर हुआ था, जहाँ एक छद्म युद्ध हुआ था जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच था, जो डायरेक्टली नहीं था बट उनके सपोर्ट से युद्ध चल रहा था। ठीक है, ये तो एक हो गया कोल्ड वॉर के बारे में डायरेक्टली रिलेशन कि ये कोल्ड वॉर होता क्या है। कोल्ड वॉर बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी अन्य नेशन का सीधा युद्ध ना करना, उनके किसी दूसरे माध्यम से युद्ध का होना, युद्ध का चलना। ठीक है, हम बैकग्राउंड की बात कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के पहले का समय, शीत युद्ध के पहले का समय, मतलब 1945 से अगर हम देखें कि 1945 जो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था, उससे पहले का पीरियड क्या था, तो ये शुरू होता है हमारा रशियन सिविल वॉर से। रशियन सिविल वॉर जो हमारा 1917 में हुआ। ठीक है, 1917 में खत्म होने के बाद रशिया में यूएसएसआर का राइज होता है। ठीक, यूएसएसआर का राइज होता है। ठीक, यूएसएसआर का राइज होने के बाद में 1922 में जोसेफ स्टालिन नाम के डिक्टेटर, तानाशाह, स्पेलिंग क्या है जो भी आप देख लेना, डिक्टेटर तानाशाह जिसको कहते हैं हिंदी में, तानाशाह, उन्होंने शुरू किया। उन्होंने यूएसएसआर को प्रोड्यूस किया, उन्होंने जन्म दिया, मतलब उन्होंने उदय किया। यूएसएसआर का मतलब ये है कि एक ये अभी बात करेंगे कम्युनिस्ट क्या है और हमारा कैपिटलिस्ट, इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जोसेफ स्टालिन ने यहाँ पर यूएसएसआर को फॉर्म कर दिया। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है कोल्ड वॉर। अब हम शुरू करते हैं कोल्ड वॉर का मेन। तो ये हो गया हमारा प्री कोल्ड वॉर कि कैसा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिक्टेटर, जब जोसेफ स्टालिन, वो एक डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब ये है कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट चलाते थे
जो केवल उन्हीं के द्वारा, मतलब एक सिंगल पार्टी होती, सिंगल पार्टी पूरे कंट्री को रूल करती, कोई अदर पार्टी, कोई कंपटीशन नहीं। इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी होती है, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन होने पे सिंगल पार्टी नॉमिनेट होती है, सिंगल पार्टी का ही रूल होता है, सीधा सीधा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 12 मार्च 1947 से 26 दिसंबर 1991। कई किताबों में आपको अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, हो सकता है कहीं पे डेट डिफर कर रही हो, बट मोस्टली ज़्यादातर जो हमारे फिलोसफर रहे हैं जिनकी किताबों में देखने को मिलता है तो यही टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो ये वॉर था क्यों, किसके बिटवीन, अब हम बात करते हैं किसके किसके बीच में था। तो हम बात करते हैं कि साम्यवादी कम्युनिस्ट वर्सेस पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, इन दोनों के बीच में ये वॉर होता है। बेसिकली हम बात करें यूएसएसआर, हमारा यूएसएसआर कह दें इसको या हम कह दें ईस्टवर्ड, ठीक, ईस्टवर्ड वर्सेस यूएसए एंड इट्स अलायंस, इसको हम कह दें वेस्टर्न, वेस्ट कह दें, वेस्ट कहना ज़्यादा सही रहेगा, वेस्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो ये देखिए, एक ईस्ट वर्ल्ड मतलब रशिया, वैसे भी ईस्ट में आप अगर मैप को देखोगे, वर्ल्ड मैप को देखोगे तो ईस्ट में टॉप साइड में आपको देखने मिलेगा रशिया, और वेस्ट अलायंस में मतलब अमेरिका के साथ में यूरोपियन कंट्रीज और साउथ अफ्रीका भी कहीं थी, और कहीं लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज भी उसके साथ में थे। और यूएसएसआर के साथ में कौन कौन था, यूएसएसआर खुद, चाइना, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ अदर कंट्रीज, जो समय नए नए जिनको नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी उनके साथ में, जब 1945 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद में। ठीक, उसके बाद में, ठीक है, हम बात करते हैं कि हाँ, साम्यवादियों के बीच और पूंजीवादियों के बीच में ये वॉर था। अगर हम इसमें कह सकते हैं कि साम्यवादी में हमारा समाजवाद, सोशलिस्ट, वर्सेस लिबरल्स, उदारवाद, इनके बीच में ये वॉर चल रही थी। ठीक है, लिबरल्स कौन थे, पूंजीपति का मतलब, ये लिबरल्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टेट जो इंडिपेंडेंट हो पूरी तरीके से सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो, बिजनेस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, एजुकेशन के फॉर्म में किसी हर एक सिटीजन को पूर्णतः आज़ादी हो, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है स्टेट, बट ज़्यादातर चीज़ों में लिबरल होना चाहिए स्टेट। ठीक है, आप देख लो कि साम्यवादी और पूंजीपति, यूएसएसआर, यूएसएसआर और उसके अलायंस भी, ठीक, ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में ये आपको देखने को मिलता है वॉर। ठीक है, ये फॉर्मो हमारा बैकग्राउंड हो गया कि किनके किनके बीच में था। आपको आइडिया लगा होगा कि हाँ कौन कौन है, किसके किसके बीच में था, टाइम पीरियड क्या है, यानी टाइम पीरियड पूछते नहीं मगर आपको आइडिया होना चाहिए कि 1947 से 1991 के बीच में, डेट मायने नहीं रखती बट ईयर जरूर मायने रखता है, क्योंकि आपको एक टाइम पीरियड का आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो 1991 में वो वॉर खत्म हो जाती है हमारा, जो वॉर बेसिकली थी ही नहीं, आइडियोलॉजिकल वे थी, वो केवल मेंटल वॉर था। ठीक, हम आगे देखते हैं कि कोल्ड वॉर की स्पेशलिटी थी क्या थी, कोल्ड वॉर के बाद का पीरियड क्या क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड पे कोल्ड वॉर के टाइम पे। या फिर हम इसको कह दें कैरेक्टर्स,
पहली हम बात करें कि ये मानसिक, जैसा मैंने बताया मानसिक युद्ध था, मेंटल वॉर थी ये एक तरीके की, ठीक। ये वेपन वॉर थी, शस्त्र वेपन वॉर ना कहकर गलत हो गया, वेपन रेस कह सकते हैं इसको, शस्त्र युद्ध, ठीक। न्यूक्लियर वेपन राइज जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन काफ़ी ज़्यादा राइज हुए, कई सारे कंट्रीज ने बनाया, यूएस ने तो बना ही लिया था, यूएसएसआर ने भी बनाया परमाणु शस्त्र। ठीक, कुछ और पॉइंट्स हैं, नोट्स में क्या क्या है। बस इतनी चीज़ें हैं, मानसिक हो गई, विचारधाराएं, और कुछ नहीं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, जैसे आप देख लो कि स्पाई जासूसी काफ़ी ज़्यादा यहीं से शुरू होती है। आजकल हम जो पढ़ते हैं रीजनिंग, का राइज करीब करीब आप मान सकते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे ही काफ़ी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो उनके अलायंस के बीच में जो बातें होती थी, कोड वर्ड में बातें होती थी, वो यहीं से चीज़ें निकली हैं कि कोड को कैसे ब्रेक करना है, कैसे किसी सेंटेंस को बनाना है, आगे पीछे करना है, ये चीज़ें, ठीक है। यहीं तक हो जाती हैं, आगे हम बढ़ते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कैरेक्टर्स की बात कर लिया हमने, ठीक है। और इसके बाद तो कुछ ऐसा है नहीं। चलिए मेन टॉपिक पे निकलते हैं हम, ठीक। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर शुरू क्यों हुआ। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होता है तो रशिया यूएसएसआर का राइज होता है। यूएसएसआर के साथ क्या हुआ था ड्यूरिंग, क्या हुआ था कि कई जगहों पे जो वेस्ट अलायंस थे, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, इन्होंने क्या किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब जर्मनी से इसका वॉर हो रहा था, जर्मनी ने रशिया पे चढ़ाई करी थी, तो रशिया ने क्या किया था कि कई अलाइज वेस्टर्न अलाइज से इसने हेल्प मांगी, मगर उन्होंने क्या किया, वो देखते रहे। उन्होंने कहा, एक प्रॉमिस किया कि हाँ हम आर्मी भेजेंगे, मिलिट्री भेजेंगे, बट उन्होंने भेजा नहीं। तो बेसिकली कई जगहों पे क्या हुआ कि यूएसएसआर का, अगर हम कह सकते हैं यूएसएसआर की जो भरोसा था वेस्ट अलायंस पे, वेस्टर्न कंट्रीज पे, पश्चिम देशों पे, वो कमज़ोर हो गया। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर आपके घर पे कोई अटैक कर रहा है और आप अगर अपने पड़ोसी से मदद मांग रहे हो, वो केवल इतना कह रहा है कि हाँ मदद करेंगे, वो डिनाई नहीं कर रहा है, मना नहीं कर रहा है, बट वो ये कह रहा है कि लेट कर रहा है, देर करता चला जा रहा है। अब क्या हुआ कि ऐसा एक समय आया कि यूएसएसआर सेल्फ डिपेंडेंट हुआ। उसने क्या किया कि दूसरों से मदद मांगने से अच्छा है कि खुद ही इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आप जर्मनी को ख़त्म कर लो। तो उसने क्या किया कि जून, कुछ मुझे करीब याद होगा कि जब एंड होने वाला था 1944 के पास में, करीब जून, नहीं 1942 करीब जून के आसपास में क्या हुआ था कि रशिया ने क्या किया कि अब उसने जर्मनी पे अटैक करना शुरू किया। जर्मनी ने जितने भी कंट्रीज, जितने भी एरिया कवर कर लिए थे रशिया के, उन पे अटैक करना शुरू किया और उसको वापस ने छुड़ाना शुरू किया। तो अदर अलायंस कंट्री ने क्या देखा कि रशिया अब सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, अब वो उसका राइज हो रहा है, वो जर्मनी पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मिलिट्री डालना शुरू किया, ताकि ऐसा ना फ्यूचर में कहा ना जा सके कि रशिया को किसी ने मदद नहीं की, हेल्प नहीं करी। इस वजह से क्या किया कि अब धीरे धीरे जब रशिया ने जर्मनी को हराना शुरू किया, तो सभी कंट्रीज रशिया का साथ देने चले आए। अब रशिया को इतना आइडिया हो चुका था कि इन वेस्टर्न कंट्रीज के भरोसे बैठने वाला नहीं है, ये केवल और केवल अपना मोटो देखते हैं, अपना ही अपना मोटो लेकर चलते हैं, केवल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अगर उनसे आप हेल्प मांगोगे तो केवल और केवल वो सेल्फ इंटरेस्ट पर काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अभी इंडिया भी वहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, जो कि हमें 1947 में मिली।
अभी इंडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं था, तो इंडिया का भी बात आएगा, बाद में बात करेंगे, ठीक है। यूएसएसआर, अब इसमें क्या हुआ कि इसका जो भरोसा था, जो इसका इंटरेस्ट था, ट्रस्ट था, ब्रेक किया इन लोगों ने। किसने? वेस्टर्न कंट्रीज से, WC लिख देता हूँ मैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, इसका ट्रस्ट ब्रेक किया। तो रशिया ने सेल्फ डिपेंडेंट हुआ, आर्मीज बनाया, मिलिट्री गेन किया, और उसके बाद उसने जर्मनी पे अटैक किया और जर्मनी को ऑलमोस्ट उसने हरा दिया अकेला, ठीक। तो यहाँ से बात शुरू होती है कि रशिया ने क्या किया, अब उसने धीरे धीरे क्या किया कि जर्मनी को हराया और अब वो वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। अब 1945 खत्म हो चुका, ये वॉर खत्म हो गया, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखते हो कि रशिया, यूएसएसआर, वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आगे बढ़ता है। वो क्या करता है कि अपना एक्सपेंशन करता है, अपना एक्सपेंशन शुरू करता है। मतलब वो क्या करता है कि कम्युनिज्म का एक्सपेंशन कर रहा है एक तरीके से। वो कम्युनिज्म का एक्सपेंशन कर रहा है। पहले वो आया रूस से, पोलैंड से, रोमानिया से, यूक्रेन से, रिपब्लिक से, चेक रिपब्लिक से, क्रोएशिया से, सारी कंट्रीज उन्होंने धीरे धीरे कवर करना शुरू करी। चीन पे उसके इन्फ्लुएंस आ चुका था। अब बात चीन की रही तो चीन ने बीच में तो हाथ छोड़ दिया था, करीब करीब 1972 में उसने लगभग यूएसएसआर का साथ छोड़ दिया था, जो 1959 के बाद से उसने छोड़ना शुरू किया धीरे धीरे, ठीक है। कम्युनिज्म एक्सपेंशन शुरू किया। तो अब उधर से यूएसए ने क्या देखा कि यहाँ पे अब अगर हर एक देश में, पूरी कंट्री में केवल और केवल कम्युनिज्म रह जाएगा तो एक अलाय जो कंट्री होगी वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, वो मोनोपोलर कंट्री बन जाएगी। मतलब मोनोपोलर वर्ल्ड बनेगा जहाँ पे केवल और केवल रशिया सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि मोस्ट पावरफुल कौन होगा? रशिया, क्योंकि उसके पास ज़्यादा लैंड होगा, ज़्यादा कंट्रीज़ का सपोर्ट होगा, तो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा रशिया। और वैसे भी यूएन का वहाँ पे लगभग यूएन का फॉर्मेशन हो चुका था। अगर यूएन के हाथ में, यूएन में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जिसके पास होगी, मोस्टली आप जानते हो कि उसी का ही बोलबाला होगा। जैसे हर एक वहाँ पे हर एक कंट्री, सभी कंट्रीज में ऐसा देखने को मिलता है। तो इसने क्या किया कि 1940 अमेरिका ने क्या किया कि 1947 में इसके कौन थे वो, क्या नाम था उनका, ट्रूमैन, प्रेसिडेंट ट्रूमैन अमेरिका के, उन्होंने क्या किया कि जितने भी यूरोप के कंट्रीज में जितना भी खराब स्थिति हुई थी, जो भी वॉर के कारण जिनका इकोनॉमी खराब हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ था, उनको हेल्प करने के लिए उसने क्या किया था, उसने मार्शल प्लान लॉन्च किया। मार्शल प्लान का एक्सपेंशन उसने शुरू किया। इसमें मार्शल प्लान का मतलब ये है कि वो क्या होता है कि लोन प्रोवाइड करता है सभी कंट्रीज को जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मिलिट्री के अलावा बाकी सारी चीज़ें, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, फूड के लिए उसने लोन वगैरह देना शुरू किया। तो अगर आप देखो कि अगर आपको कोई पैसा देता, अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ, तो आप क्या करोगे, कोशिश ये करोगे कि मैं चाहूँगा कि आप मेरे फेवर में आ जाओ, आप मुझे फेवर करो। तो इसलिए क्या हुआ कि जब आप देखो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इटली था और जापान था, जो यूएस के अगेंस्ट में चल रहा था, उसने क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लोन लिया अमेरिका से, अमेरिका ने उनको लोन दिया। तो अब वो सारे के सारे अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे, ठीक है। अब वो अमेरिका मतलब एक वेस्टर्न, वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। अब वो उन्होंने क्या किया, कैपिटलिज्म पे उन्होंने फोकस करना शुरू किया, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में 1947 के साथ में ये सारी चीजें आपको देखने मिलती, ठीक। इतना आपको देखने मिला है कि यहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया कि आपको कम्युनिज्म को रोकने के लिए, कम्युनिज्म को स्प्रेड को रोकने के लिए उसने क्या किया, एक मार्शल प्लान लॉन्च किया कि लोन देकर उन सभी को अपने फेवर में रख लेना, ठीक। इसके अलावा अभी तो आगे यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक, और तो कुछ नहीं, ठीक। तो अब उसने क्या किया, अब आई यूएसएसआर की बारी।
अब आप ये चीज़ें बेसिकली समझ लो कि अगर कुछ भी यूएस करता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रशिया हमेशा देता है। जो भी अगर चीज़ें, जो भी एक्टिविटी करेगा यूएस, उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगा रूस। तो रूस ने क्या किया कि 1948 में उसने बर्लिन वॉल, मतलब बर्लिन को उसने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, नाकाबंदी कर दी। क्यों? क्योंकि उस समय जर्मनी भी दो पार्ट में बट चुका था, एक वेस्टर्न जर्मनी और एक ईस्टर्न जर्मनी। उसने क्या किया कि वेस्टर्न जर्मनी को अलग कर दिया, ईस्टर्न जर्मनी को अलग कर दिया, और बीच में एक उसने वॉल क्रिएट कर दी जिसको बोला जर्मन वॉल, बर्लिन वॉल। ठीक है, जर्मनी में 1948 में ये शुरू हुई। ठीक, तो रशिया ने क्या किया, इसने बंद कर दिया सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ थी वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो इन्फ्लुएंस था वो फूड, एकोमोडेशंस वगैरह, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टैंक्स, मिलिट्री जो भी थी, उसने क्या किया, बंद कर दिया पूरी तरीके से। अब यूएस ने क्या किया, यूएस ने यहाँ पे किया कि इसने तो लैंड ब्लॉक किया था, तो इसने क्या किया, एरियल वे से फूड और एकोमोडेशन, उसने एकोमोडेशन नहीं कहेंगे, फूड और हेल्थ गुड्स को उसने एरियल फॉर्म में उसने देना शुरू किया, एरियल वे से देना शुरू किया। और फ्रस्ट्रेट होकर 1959 में बर्लिन में, बात करें जर्मनी में, बर्लिन में जो ये लॉकेट था, लॉकेट मतलब नाकाबंदी जो थी, वो बंद कर दी गई, खत्म हो गई। 1959 में बर्लिन ब्लॉकेट खत्म हो गया, एंड हो गया। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके आगे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो 1948 में ये घटना होती है। उसके बाद यूएस क्या करता है, 1949 में उसने नाटो का फॉर्मेशन किया। किसके साथ? 12 मेंबर्स के साथ में। 12 मेंबर्स में कौन होंगे? यूरोपीय कंट्री होंगी और यूएस के कुछ अलाइज होंगे। ठीक, अप्रैल में इसका जवाब देने के लिए 1956 में एक वारसा पैक्ट होता है जो यूएसएसआर करता है, यूएसएसआर और उसके इसके मेंबर्स। मैंने कहा ना कि अगर आप यूएस कुछ भी करेगा तो एक्शन और रिएक्शन देखने को मिल जाएगा दोनों के बीच में, इसके बीच में, रशिया और यूएसएसआर के बीच में और अमेरिका के बीच में। ठीक, अब इसी बीच में आप देखते हैं कि एटम बम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, बढ़ते हैं, बनाए जाते हैं। रशिया ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन बना लिए थे एटम बम। अमेरिका के पास तो काफ़ी ज़्यादा थे, अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया था। काफ़ी टेंशन, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल हो गया था, टेंशन इन्वायरमेंट हो गया था। कभी भी वॉर हो सकती, कभी भी दोनों के बीच में कभी भी वॉर हो सकती है। ये टेंशन हमेशा 1947 से लेकर 1991 के दौरान कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई जहाँ पर ऐसा लगता था कि अभी वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाएगा। क्यूबा हो गया, क्यूबा क्राइसिस, स्वेज कैनाल क्राइसिस से याद आया, अभी बताता हूँ स्वेज। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैंने बस अभी तक क्या बताया कि क्यों हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में रशिया ने क्या किया कि अपना कम्युनिज्म को एक्सपेंशन करने के लिए उसने पॉलिसी शुरू करी। अमेरिका ने उस एक्सपेंशन को रोकने के लिए, ट्रूमैन प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन, उन्होंने मार्शल प्लान लागू किया, लॉन्च किया कि लोन देकर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी और एकोमोडेशन वगैरह डेवलप करना ताकि उनके फेवर में कंट्रीज आ जाए। तो ये चीज़ें दोनों हुई। अब 1947 से ही हमें देखने को मिलता है कि कोल्ड वॉर का फॉर्मेशन शुरू होता है, और 1949 तक ये टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे एटम बम और न्यूक्लियर बम के काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होना शुरू हुए। अब वहाँ पे क्या हुआ, स्पेस रेस भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई।
बीच में क्या हुआ कि अंतरिक्ष में स्पेस रेस भी काफी तेज हो गई, एक्टिव हो गई बहुत तेजी से। क्योंकि वियतनाम वॉर में क्या हो रहा था, वियतनाम वॉर में जब 1954 में 1954 में जब ये वियतनाम वॉर शुरू होता है, 1954 में जब वियतनाम वॉर शुरू होता है, वियतनाम वॉर जब शुरू होता है तो उसमें अमेरिका और 1952 के बाद जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक पॉलिसी क्रिएट होती है कि आपको कहीं पे भी ये तक हो जाता है कि अमेरिका ने, यूएसएसआर ने बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू कर दिया था। उसका मतलब ये है कि एक कॉन्टिनेंट से आप दूसरे कॉन्टिनेंट तक आसानी से मिसाइल ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये था कि यूएसएसआर अपने कंट्री में बैठे बैठे, अपनी जगह पर बैठे बैठे वो अमेरिका को ख़त्म कर सकता था। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसने बनाना शुरू कर दिया था। तो वो उसने ये कहा कि मैं स्पेस में मिसाइल को एक्टिव खड़ा कर दूंगा, पानी के नीचे, ओशन के अंदर खड़ा कर दूंगा। उसने इतनी सारी तब भरी भरी धमकियाँ दी। अमेरिका काफ़ी ज़्यादा उसमें उस समय डर चुका था। उसने क्या किया कि उसने 1954 में जब वॉर शुरू हो गया दोनों के बीच में, तो उसने एक पॉलिसी क्रिएट करी कि कहीं पे भी कोई भी कंट्री स्पेस में, ओशन में और लैंड पर कहीं पे भी क्रिएट नहीं करे, कहीं पे भी एटम बम का, न्यूक्लियर वेपन को कहीं पे भी एक्टिव नहीं करेगी, कहीं पे भी स्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आगे कि क्या क्या है। यहाँ तो और तो उसमें कुछ। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि 1950 से 53 के बीच में कोरियन वॉर देखने को मिलता है। कोरियन युद्ध। तो कोरिया को भी इन दोनों कंट्री ने दो पार्ट में बांट दिया। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग वाली जो अभी भी चल रही है, किम जोंग उन, छोटी आंखों वाला, और आप देखो साउथ कोरिया। ये बहुत बढ़िया कंट्री साउथ कोरिया, अपना इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, जो आपको चिप और जो चिप्स होती हैं, कंप्यूटर में चिप्स लगी होती हैं, सेमीकंडक्टर्स, ये सारे साउथ कोरिया में बनते हैं। साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान, यहाँ सभी बनते हैं। और इंडिया भी शुरू कर रहा है PLI के थ्रू, PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू वो यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया कि दोनों के बीच में वॉर शुरू हो जाता है। दोनों से 50 से 53 के बीच में, 53 के बीच में वॉर होता है। इन दोनों के पीछे कौन? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ की तरफ कौन? यूएसएसआर इसको सपोर्ट कर रहा है, एन अलायंस। ठीक, और यहाँ पे आपको यूएसए साउथ को यूएसए सपोर्ट कर रहा है। ठीक, अब दोनों के वॉर होने के बाद में जब रिजल्ट निकलता है तो 38 डिग्री पैरेलल लाइन से समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा से दो देशों को बांट दिया जाता है। बंटवारा मतलब एक लैंड बाउंड्री क्रिएट कर दी जाती है दोनों के बीच में। लैंड बाउंड्री दोनों के बीच में क्रिएट कर दी जाती है। लैंड बाउंड्री आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल, कोई मैन मेड नहीं है। एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल लाइन जो जा रही है दोनों के बीच में। आप जब मैप में देखोगे तो पता चल जाएगा कि सीधी प्लेन एक पैरेलल लाइन है दोनों के बीच में, जो दोनों को बीच से काटती है। ठीक, ये कोरियन वॉर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरियन वॉर में खत्म क्या हुआ कि यूएसएसआर वहां पे जीत किसी की नहीं हुई, बस ये रहा कि दोनों के बीच में कंट्री में डिवाइडेशन हो गया। दोनों उसके बाद में दोनों अपने, यूएसएसआर ने और यूएसए ने दोनों अपनी कंट्रीज को वापस, दोनों अपनी आर्मीज, मिलिट्री को वापस बुला लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी उतनी ज़्यादा दिक्कतें आगे बढ़ेंगी दोनों कंट्रीज के लिए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हम वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर 1954 से 75 हो रही था ना। ठीक, 1975 वियतनाम वॉर शुरू होता है। यहाँ पे भी दो पार्ट्स में वॉर होता है। नॉर्थ वियतनाम, NV लिख रहा हूँ मैं, नॉर्थ वियतनाम, उत्तर
वियतनाम। इसके पीछे कौन था? यूएसएसआर। ठीक, और साउथ वियतनाम, दक्षिण वियतनाम। इसके पीछे कौन? एज यू नो यूएसए। ठीक है, ठीक। दोनों के बीच में वॉर देखने को मिलता है हमको। तो इनके बीच में क्या होता है कि दोनों के वॉर काफ़ी टाइम पीरियड देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबा चला है, करीब करीब 20-21 साल का वॉर चला दोनों के बीच में। और फाइनली इसमें जीतता कौन है? यूएसएसआर। यूएसएसआर के बीच में, क्योंकि वहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज़ का वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा था, बोलबाला था, क्योंकि वहाँ पे चीन भी था, मंगोलिया, चीन, अदर कंट्रीज जो भी रशिया के क्लोज नेशंस वहाँ पे थे। इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि हाँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं रशिया का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, रशिया जीती वहाँ पे। मगर दोनों के बीच में दोनों को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला। करीब $5 मिलियन का लॉस आपको अमेरिका के एंड से देखने को मिला, और करीब 3.5 बिलियन डॉलर्स का लॉस यूएसएसआर को देखने को मिला। इनडायरेक्टली वॉर होने का मतलब ये, अब दोनों के बीच में वॉर हुई, नुकसान कौन झेल रहा है? नुकसान तो किसको हो रहा है? नुकसान तो कंट्रीज को हो रहा है ना, जो वियतनाम, और दोनों के बीच में जो वॉर है, वियतनाम को सारी की सारी परेशानी झेलनी पड़ रही, वहाँ के नेटिव्स को, वहाँ के नेशनल्स को। यहाँ पे भी बंटवारा देखने को मिलता है, 17 डिग्री पैरेलल लाइन से दोनों को डिवाइड करके रखते हैं। फाइनली जो कि यूएसएसआर जीत जाता है, वहाँ से यूएस को अपनी मिलिट्री वापस बुलानी पड़ती है। ये एक ग्रह युद्ध था, आप इसको कह सकते हैं, इसको एक सिविल वॉर था। वियतनाम एक सिविल वॉर के तरीके से चला। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ हुआ था नहीं है, ज़्यादातर हम देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि 1953 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जोसेफ स्टालिन, ये बताना मैं भूल गया था, जोसेफ स्टालिन जो तानाशाह थे यूएसएसआर के, इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद क्या डिसॉल्व हो गया यूएसएसआर? नहीं, डेथ होने के बाद इसके बाद कौन बनता है? निकिता खोबरशेन, अजीब से नाम है इनके भी, निकिता खोबरशेन इनके अगले प्रेसिडेंट बनते हैं। एक मिनट, ठीक है, ऊपर तक नहीं आ रहा था ये। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद निकिता खोबरशेन प्रेसिडेंट बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, अभी भी हम 1960s के पीरियड में ही हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, 1956 में सुएज कैनाल टेंशन क्रिएट होता है। सुएज कैनाल की टेंशन अभी रिसेंट में 6 महीने पहले भी देखने को मिली थी। यहाँ पे एवरग्रीन जहाज वहाँ पे फंस गया था, सुएज कैनाल में टर्न करते टाइम पे वहाँ पे फंस गया, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा खतरा उसको माना जाने लगा था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुएज कैनाल, यूरोप से साउथ ईस्ट एशिया और एशिया से बिजनेस के लिए। ठीक है, ये कहाँ पे है? इजिप्ट में है। मैंने एक सवाल पूछना था, छोड़ो, अब मैंने खुद ही बता दिया, इजिप्ट में है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि जब इजिप्ट भी कॉलोनी थी, ये इंग्लिश कॉलोनी थी, ठीक, इंग्लिश कॉलोनी थी ये। ठीक, तो ये क्या हुआ कि जब वहाँ पे सुएज कैनाल बनाई, किसने बनाई? सुएज कैनाल बनाए ब्रिटिशर्स ने बनाई।
उस मेन इंजीनियर का नाम बताइएगा क्या है जिसने सुएज कनाल को बनाया था। आप मुझे मेन इंजीनियर का नाम बताइएगा, हेड इंजीनियर जिसको कहेंगे। गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, अगर किसी को पता हो तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर किसी को नहीं पता है वो गूगल करके ही बता सकता है, बट मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि मेन इंजीनियर कौन था सुएज कैनाल को डेवलपमेंट बनाने में। ठीक, हाँ, तो क्या होता है देखने को मिलता है कि यहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है। जब ये इंग्लैंड ने बनाया, इंग्लैंड उसको यूटिलाइज करता था, यूज करता था। जब ये इंडिपेंडेंट हो गया हमारा इजिप्ट, हमारा जब इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ देखने को मिलता है कि इजिप्ट ने इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। मतलब अब उसने ये कहा कि इसका नेशनलाइजेशन हो गया है, ये हमारी बनाई ब्रिटिशर्स ने, बट उसने ये कहा कि ये हमारी कंट्री का है, हमारी प्रॉपर्टीज है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। यहाँ से हम टोल, क्योंकि टोल टैक्स वहाँ से लिया जाता था, वहाँ से टैक्स जो लिया जाता था वो समुद्री मार्ग से जो ओशनिक वे था वहाँ से टैक्स लिया जाता, बहुत ज़्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो उसने ये कहा कि मैं यहाँ से, मेरी कंट्री का है, मैंने इसका नेशनलाइजेशन किया है, मैं ही इसका टोल टैक्स वसूलूंगा। तो इसके बीच में क्या हुआ कि ग्रीस भी यहाँ पे शामिल था, इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया कि इन्होंने इजिप्ट पे चढ़ाई कर दी, मतलब वहां पे उसको धमकाना शुरू कर दिया। एक तरीके से कहें कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी 2-3 चारों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये देखिए कि देखने को आपको मिलता है कि ये सारे के सारे आपके कैपिटलिस्ट कंट्री हैं। ये देखकर यूएसएसआर को आभास होता है, पता चल लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है कि कैपिटलिज्म काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है। तो यूएसएसआर अपनी नेवी वहाँ पे भेजता है। ठीक, अपनी वहाँ पे नेवी भेजकर वो ये जताना चाहता है कि ये कंट्री अकेले नहीं है, मैं इसके पीछे हूँ। वो अपनी नेवी क्रिएट लगाता है वहाँ पर, आर्म्स वहाँ पे लगाता है, एयरफोर्स भी वहाँ पे लगा देता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल होने की वजह से अमेरिका को वहाँ पे आना पड़ता है। अमेरिका बीच में आया, उसने समझौता करा, बात करा सभी पार्टीज़ के बीच में। उसने ये कहा कि अगर ये टेंशन बढ़ी रही, चलती रही, तो कभी ना कभी वर्ल्ड वॉर 3 हमें देखने को मिलेगा इस कैनाल के लिए। मतलब एक छोटी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करती, रेवेन्यू वो जनरेट करता है इजिप्ट के लिए। अभी भी इजिप्ट इसलिए हर पैसा उसके पास काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, क्योंकि वहाँ पे सुएज कैनाल की वजह से। ठीक है, हम बात करते हैं कि यूएसए ने क्या किया। यूएसए ने काफ़ी एग्रीमेंट की सभी के साथ में कि वहाँ पे सुएज कैनाल नेशनलाइजेशन हो चुका है, इजिप्ट का है, और इजिप्ट को ही उसको सौंप दिया जाए। इजिप्ट को सौंप कर सारी उसने लड़ाई खत्म कर दी, और 1954 के एंड तक में वो सारी चीज़ें सेटल हो गई, डिस्प्यूट हमारा सेटल हो चुका है। ठीक, ये चीज़ें हम यहाँ देखने को मिलती हैं हमको। अब हम 1960-70s की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1960 सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1962 में चाइना और यूएसएसआर के आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ जाते हैं। एक मिनट में देखो सही चल रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में आइडियोलॉजी में हमें चेंज देखने को मिलता है। तो 1962 में दोनों के बीच में मतभेद आ जाता है, और लगभग यूएसएसआर का चाइना से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है, जो 1972 में लगभग ख़त्म हो जाता है, जब यूएस प्रेसिडेंट निक्सन चाइना से डिप्लोमेट रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिप्लोमेट रिलेशंस बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक, डिप्लोमेट रिलेशन बनाने शुरू करते हैं 1972 में, जब उनका यूएस प्रेसिडेंट चाइना जाते हैं, विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद उन्होंने चाइना को एक नेशन, इसको बता दूँ मैं, एक नेशन मान लिया था, मान्यता दे दी थी, मान्यता दे दी, डिटरमाइन कर दिया उसको कि हाँ चाइना भी एक कंट्री है। 1972 में निक्सन यूएसए ने चाइना को भी कंट्री की तरह
ट्रीट करना शुरू कर दी, डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डिफरेंस दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है। फिर 1961 में एक नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया जाता है। ठीक है, इसका पहला 1960 में बेलग्रेड कन्वेंशन होता है, पहली ऑफिशियल मीटिंग है इसकी, ऑफिशियल मीटिंग इसमें 5 नेशंस, इसमें पहली बार में 12 कंट्रीज ने, 12 नहीं 25, 5 कंट्रीज तो पहली बार में आई थी। इसकी फाउंडिंग 5 मेंबर इसकी फाउंडिंग कंट्री थी, 5 इसकी फाउंडिंग कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया है, घाना है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, और एक और था, कौन है, इंडिया, चाइना, घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, और एक और नेशन है। 5वीं कंट्रीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन। आप, मैंने 4 नाम आपको बता दिए, इंडिया, इंडिया, घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, और 5वीं नेशन फाउंडिंग मेंबर कौन है इस कंट्रीज, इन नेशंस का, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक, हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे बढ़ गए, और हम एक पॉइंट हम ये देखते हैं कि 1959 में क्यूबा एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। ठीक, आइलैंड कंट्री है, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, 1959 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। इसके लीडर कौन थे? फिदल कास्ट्रो। फिदल कास्ट्रो इसके लीडर थे, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी। फिदल कास्ट्रो के बारे में कहा जाता है कि फिदल कास्ट्रो बहुत ही ज़्यादा बड़े तानाशाह डिक्टेटर, काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। किसी अदर पार्टी को मानते नहीं थे, क्योंकि उनके अलावा किसी अदर पार्टी ने वहाँ पे इलेक्शन ही कभी नहीं लड़ा 50 सालों तक। उन्होंने अभी रिसेंट में उनका भाई वहाँ का लीडर बना, इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया अपने लीडरशिप से। ठीक, फिदल कास्ट्रो। हाँ, यहाँ पे एक होती है कि 1961 में क्यूबा के पास में बे ऑफ पिंगवाना ही नाम था मेरे ख्याल से उसका। अगर हाँ, बे ऑफ पिंगवाना के पास में यूएस ने क्या किया कि वहाँ पे अपनी मिलिट्री लगा दी और वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। मतलब वहाँ पे उसने उसको कब्जा लिया। ठीक, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि वहाँ पे अगर यूएस और लैटिन अमेरिका के बीच में क्यूबा है, अगर वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्रिएट होगी तो वो क्या करेगा कि वो लैटिन अमेरिका की तरफ, क्योंकि यूएस की तरफ तो वहाँ पे हमारे कैपिटलिस्ट ग्रुप चल रहे हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री है। बट डाउनफॉल अगर नीचे की तरफ जाओगे, जहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रहा है लैटिन अमेरिका में, वहाँ पे धीरे धीरे हो सकता है कि ये क्यूबा वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन शुरू करे। तो इसलिए बे ऑफ पिंगवाना में उसने अटैक किया। बे ऑफ पिंगवाना में जब अटैक किया तो उसमें यूएसएसआर ने 1962 में क्यूबा पे मिसाइल, एटम बम मिसाइल वहाँ पे लॉन्च लगा दी। उसने नेवी में क्या किया, नेवी अपनी भेजी क्यूबा, और वहाँ पे उसने एटम बम की मिसाइल लगा दी, लॉन्च कर दी, और उसका मुंह अमेरिका की तरफ कर दिया। और इतनी ज़्यादा उस वक्त टेंशन क्रिएट हो गई थी दोनों के बीच में कि उसी को क्यूबा क्राइसिस कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। उसमें क्या हुआ कि क्यूबा, जैसे मान लीजिए कि ये क्यूबा कंट्री है,
तो उसके आसपास अमेरिका ने क्या किया, जब यूएसएसआर ने जहाँ पे वहाँ पे मिसाइल क्रिएट कर दी यूएस की तरफ लगा दी उसने, ठीक, यूएस की डायरेक्शन में उसने लगा दी, तो उसने क्या किया यूएसए ने कि अपनी नेवी को चारों तरफ से घेर लिया क्यूबा को। अब यहाँ पे क्या हो सकता था कि यूएसएसआर यहाँ से तो अब एंट्री कर नहीं सकता था, उसने मना कर दिया पूरी तरीके से, उसने एंट्री बैन कर दिया कि अब यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी। तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी। ऐसा लगता था उस वक्त भी लगता था 1962 में कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा किसके लिए, एटम बम पे। तो ये चीज़ें रहीं क्यूबा क्राइसिस में, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में, जो कि एक्चुअली में हो नहीं पाए। दोनों अमेरिका और यूएस के बीच में टेंशनें क्रिएट हुई, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें को संभाला और इस चीज़ को ख़त्म किया, आपस में एग्रीमेंट किया। उन्होंने देखा कि अगर इस तरीके से हो गया तो ना ही अमेरिका बच पाएगा ना ही यूएस से। इसमें देखता हूँ कि प्रेसिडेंट कौन था उस समय, आपको बताता हूँ, मैंने मेरे नोट्स में है वो, फिडेल कास्ट्रो तो थे ही, जॉन एफ कैनेडी, हाँ, उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, यूएस प्रेसिडेंट। और निकिता गोर्बाचेव, ये यूएसएसआर प्रेसिडेंट थे। आपको मैं बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा कि इस पूरे के पूरे कोल्ड वॉर एरा में केवल और केवल 3 प्रेसिडेंट, चेंज हुए, 3 प्रेसिडेंट बने यूएसएसआर के। वहीं अमेरिका के 9 प्रेसिडेंट चेंज हुए इसी टाइम पीरियड के दौरान में। तो देख सकते हैं कि वहाँ पे कम्युनिज्म गवर्नमेंट का फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे एक जो गवर्नमेंट, सत्ताधारी गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो एक बार की पार्टी जीतती है, और उसका जो डिक्टेटर होता है वो हमेशा से चलता आता है। व्लादिमीर पुतिन ने भी 2028 तक ना अपने टेनर को बढ़ा दिया है। 2028 से पहले उसको कोई हटा नहीं सकता, बिसाइड डेथ के अलावा उसको कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा 1960s का दौर। 1960s के अभी दौर में तो कुछ हमारे पास रह नहीं गया, क्यूबा संकट हो गया हमारे पास में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रह गई है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पे क्या है कि 1960s का जो दौर था, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बीच में कई सारी बार ऐसा हुआ कि यूएस और अमेरिका ने डिप्लोमेट रिलेशन रखने की बात करी गई, बात हुई, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुए, दोनों ने क्या कहते हैं, अपने आर्म्स को कम करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन को कम करने के लिए कई सारे ट्रीटीज़ की एग्रीमेंट की। एक ट्रीटी होने ही वाली थी, एक वहाँ पे 1960s में ट्रीटी होने ही वाली थी, जब क्या हुआ कि अमेरिका का U-2 एक स्पाई प्लेन यूएसएसआर में, मतलब रशिया के ऊपर वो जा रहा था, तो रशिया ने क्या किया, उसको अटैक किया और वो यूएसएसआर में गिर गया, और दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई। इस समय भी कैनेडी ही प्रेसिडेंट थे, क्योंकि 1960s का दौर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के बीच में शांति, एक पीस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने जा रही थी, मगर इस एक घटना के कारण कि U-2 स्पाई प्लेन अमेरिका का गिरता है रशिया में, और रशिया इस सारी की सारी पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर देता है, मीटिंग को कैंसिल कर देता है, ख़त्म कर देता है, आगे बात करने से मना कर देता है, ठीक। ये तो बात हो गई हमारी 1970s के आसपास की बात हो गई। अब बात करते हैं 1970s के आसपास की बात हम कर लेते हैं। एक दो टॉपिक पॉइंट और रह गए कि 1968 में एक प्राग में रेवोल्यूशन होता है, प्राग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक रेवोल्यूशन होता है। तो उसमें यूएसएसआर क्या करती है, इंटरफेयर करती है और वहाँ के इस डिस्प्यूट को
रेवोल्यूशन को खत्म कर देती है, खत्म कर देती है वहाँ, एंड। इसी तरह से हंगरी में भी इसी तरह का रेवोल्यूशन वाली आवाज़ उठी थी, रेवोल्यूशन उठा था जिसको यूएसएसआर ने खत्म कर दिया, दबा दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, खत्म कर दिया, दमन कर दिया एक तरीके से। जैसे इंडिया में होता था कि जब इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए कुछ भी चीज़ें आवाज़ उठाई जाती थी तो ब्रिटिशर्स उसके लिए पुलिस बैठा देते थे, मारते पीटते थे, जेल में बंद कर देते। वैसे यहाँ पे भी मारना पीटना क्या, वहाँ पे डायरेक्ट मिलिट्री भेज देते थे, मिलिट्री और थे कौन उस समय 1953 तक तो वही थे हमारे जोसेफ स्टालिन, उसके बाद में 53 के बाद में 85 तक हमारे निकिता क्रुश्चेन थे, 85 के बाद हमारे जब तक रशिया नहीं बना तब तक हमारे थे खार्बोचेन। ठीक, अब इसके बाद तो कुछ अब रह नहीं गया। अब 1970s का दौर शुरू करते हैं। ठीक, 1970s का ही चल रहा था, वो 60s का चल रहा था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है कि 1975 में पहली चीज तो ये होती है कि वियतनाम वॉर इसने जीत लिया, यूएसएसआर ने जीत लिया। जीत के मायने क्या होते हैं? जीत के मायने तब होते हैं जब इंसान को कुछ फायदा हो, किसी नेशन को फायदा हो। अच्छा, वॉर का मतलब क्या होता है आप बेसिकली समझते हैं? वॉर हमेशा दो नेशंस के बीच में होती है, किसी ना किसी इंटरेस्ट के लिए, किसी ना किसी एक पीपल, किसी एक नेशन के इंटरेस्ट के लिए। कभी भी वॉर किसी दो लोगों के बीच में नहीं होता। किसी स्टेट में आपने ये नहीं सुना होगा किसी अमेरिकन के एक बंदे का और रशिया के किसी इंडिविजुअल का आपस में वॉर हुआ। वॉर हमेशा स्टेट्स के बीच में होता है, चाहे इंटरनल स्टेट के मामले हो, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनेशनल मामले हो, चाहे स्टेट के अंदर हो, हमेशा डिस्प्यूट स्टेट का होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता। इंडिविजुअल हमेशा ही पीसफुल रहता है क्योंकि उसको पता है कि हमारा लेना देना चलना चाहिए, हमें हमारा बिजनेस होना चाहिए, हमारा कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, उस वजह से हमें अगले से बिजनेस, सामने वाले से बिजनेस करना है, चाहे वो वाटर रिलेशंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बिजनेस हो, किसी भी तरीके से हो। मगर अगर वॉर को ख़त्म करने का एक सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीका है टू एंड वॉर, क्रिएट बिजनेसेस। वॉर को ख़त्म करने का केवल यही एक तरीका है कि बिजनेस क्रिएट करिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी पाकिस्तान को अगर इंडिया के बिजनेस की ज़रूरत है और वो हमेशा कभी भी वॉर नहीं करेगा। उसको ज़रूरत है कि अगर इंडिया से हमें ये चीज़ें मिलनी है, वाटर मिलना है, हमें एग्रीकल्चर फूड गुड्स मिलने हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मिलने हैं। अभी चाइना से उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उसके लिए सारी चीज़ें अच्छी हरी हरी। जब चाइना से चीज़ें बंद हो जाएंगी उसको पता चलेगा इंडिया की असली वैल्यू, तब वो चुपचाप शांत बैठेगा। हो सकता है, क्या कहूँ, हो सकता है वो आतंकवाद को भी ख़त्म कर दे। और जिससी बात है, अगर उसको मिलना बंद हो जाएगा बाहर से सारी चीज़ें बिजनेस के फॉर्म में, ठीक, बिजनेस ही ख़त्म कर सकता है इसको। ठीक है, हम आगे कहाँ पे थे? हाँ, 1975 में तो आ गए थे हम, जीत गए। ठीक, 1972 में मैंने बताया था चाइना और यूएस के डिप्लोमेट रिलेशन बन जाते हैं, डिप्लोमेट रिलेशन क्रिएट होते हैं। ठीक, दोनों के बीच में डिप्लोमेट रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं। देख, इसके बीच में टाइम, अब ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूएस और कोल्ड वॉर का कोल्डेस्ट टाइम। कोल्ड वॉर का कोल्डेस्ट टाइम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि 1972 में स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक सॉल्ट वन दोनों के बीच में बनता है। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन
और आर्म्स और स्पेस रेस इसको ख़त्म कर देंगे, मतलब कम कर देंगे सबसे ज़्यादा। तो यही स्पेस रेस को, स्पेस रेस का मतलब ये है कि रॉकेट लॉन्च करना ठीक है, मिशन पे जाना ठीक है, मून पे जाना ठीक है, मगर वहाँ पे वेपन्स को वहाँ पे जाकर सैटेलाइट के फॉर्म में, सैटेलाइट के रूप में आप वहाँ पे वेपन्स को भेजना, न्यूक्लियर वेपन्स को भेजना, मिसाइल्स को भेजना, ये चीज़ें गलत हैं, ये मना कर दिया गया। ठीक, कुछ ट्रीटी यहाँ पे हुई, कुछ बात खराब हुई, कुछ बात मानी गई, कुछ बात नहीं मानी गई, उसको आगे बढ़ाते हुए 1979 में सॉल्ट टू स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक होता है 1979 में। वहाँ पे यही फॉर्म, यही इसका अपग्रेडेड फॉर्म कि आप किसी अदर नेशन में जाकर मिलिट्रीज नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं, आपको अपने ही कंट्रीज में रखनी होगी, किसी अदर कंट्रीज का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, पैसा देकर, खरीद कर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर इन सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया गया। ठीक, यहाँ तक आते थे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वार्सा पैक्ट की सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। चाइना यूएसएसआर वॉर होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो और कुछ रहा नहीं क्या, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब धीरे धीरे क्या होता है कि ओलंपिक आना शुरू हो जाते हैं। ओलंपिक आया 1980 का एक दौर था, वहाँ पे यूएस में सॉरी हाँ रशिया में ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक, तो वहाँ पे इसने क्या किया कि यूएस ने उसका बॉयकॉट किया, यूएस ने बॉयकॉट किया। अब 4 साल बाद लॉस एंजलिस में ओलंपिक रखे गए, ऑर्गेनाइज हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, अब चाइना यूएस ने किया है तो यूएसएसआर भी इसका बॉयकॉट करेगा। ठीक, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देख मिलती है 1948 में यहाँ पे, और यहाँ पे इनके वहाँ अभी तो कुछ ऐसी चीज़ें देखी बहुत खत्म हो गई। अफगानिस्तान वॉर ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर ही लिया है। दोनों के बीच में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये टेंशन का दौर बना रहा, टेंशन बनी रही, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो चलती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1983 में यूएस और इसकी अलायंस कंट्रीज के द्वारा जो नाटो का जो फॉर्मेशन होता है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सरसाइज बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, जिसको एक अटैकिंग एक्सरसाइज के रूप में जाना गया रशिया के द्वारा। रशिया ने इसको अटैकिंग एक्सरसाइज का नाम दिया। ठीक है, इसका नाम क्या था, एबल आर्चर इसको यूएसएसआर ने नाम दिया। इसी के कारण जो सॉल्ट 2 था उस पर कहीं ना कहीं इसी का प्रभाव देखने को मिलता है हमें। ठीक है, क्योंकि यूएस ने उस पर एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। अब वार्सा पैक्ट इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था जितना ज़्यादा नाटो था, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका था। ठीक, एबल आर्चर एक्सरसाइज इसने कंडक्ट कराई। ठीक, ये हो गया हमें। अभी तो कुछ और। ठीक, और तो हमारे पास में एक चीज़, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि इसको पहले मिटा देता हूँ।
तो दो हमारे पास हमने वॉर देखी है अभी तक, अफगानिस्तान और सॉरी अफगानिस्तान बता रहा हूँ, कोरिया और वियतनाम। अब हम देखते हैं अफगान वॉर। अफगानिस्तान में क्या होता है कि एक गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है करीब 1979 के टाइम पीरियड में। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अब देखते हो आप कि कम्युनिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कम्युनिज्म को, क्योंकि जानो ना कि अगर आप ये देखो कि अब जैसे नई कंट्री कोई ना कोई क्रिएट होती है तो वो उसको पैसा की ज़रूरत होगी डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर रशिया, यूएसएसआर का इंटरफेरेंस आता है। वो क्या चाहता है कि यहाँ पे तो डेमोक्रेसी आती है जो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ती है धीरे धीरे, मगर वो चाहती है कि कम्युनिज्म क्रिएट करे। तो वो क्या करती है कि पीछे से कम्युनिज्म को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट गिराने का कोशिश की जाती है। तो वहीं पर अब अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने वहाँ के लोगों को 79 में वहाँ के लोकल्स को आर्म्स दिए, ठीक, वेपन्स, मिसाइल और ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराई ताकि वो यूएसएसआर को वहां से भगा सके। और वहां पे थे कौन? वो थे तालिबानियों को ही अमेरिका ने अगर आप बात करें अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है वो तालिबान टेररिज्म, उसको अमेरिका ने ही जन्म दिया है। उसको जन्म किसने दिया है? अमेरिका। ठीक, अमेरिका ने इसको बर्थ दिया है तालिबान को। तो जब वहां से क्या हुआ कि कुछ टाइम पीरियड के बाद में 80s के टाइम पर जब वहां से रशिया चला गया, तो अब क्या किया कि उसने अपनी सारी चीजें बैकअप में लेनी, कवर कर ली। मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे तो वहां पे उसने क्या किया कि अपनी सारी इसने मिलिट्रीज वापस ले ली। तो अमेरिका ने भी क्या किया कि अपना सपोर्ट वापस लेना शुरू कर दिया। वापस लेना शुरू करने के बाद वहाँ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ मिलिट्रीज वहाँ पर बनी रही जो अफगानिस्तान पे अभी भी कब्जा करके रखती थी। और इसी कारण आप देखते हो कि 2002 में नवंबर में 9/11 देखने को मिलता है, तालिबान का वो अटैक होता है अमेरिका पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 अटैक होता है अमेरिका पे। कारण क्या था? तालिबान। और तालिबान को जन्म किसने दिया? अमेरिका ने। इसलिए आसानी से वो मार पाए क्योंकि उसको पता था कि तालिबान कहाँ है, क्या एक्टिविटी करता है, कैसे क्या करता है, उसको हर एक चीज़ का पता था। इस वजह से वो तालिबान पे जल्दी से पहुँच पाया। बस उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि तालिबान उस पर अटैक करने वाला है। उसको इतना नहीं लगता था कि तालिबान की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो जाएगी वो अमेरिका पे हमला करेगा। आपको मैं ये बात बता दूं कि तालिबान के लीडर्स जब अफगानिस्तान में जो यूएसएसआर आ चुका था, तो अफगानिस्तान के लीडर्स थे, तालिबानी लीडर्स, वो अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाकर बैठे थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट से उसने बात की थी वहाँ पर, वहीं पे सारी ट्रीटी हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पे हो गया। तो अब 1979 का ये दौर आता है। अब उसके बाद में 1980 बाद में क्या नाम था उनका? गोर्बाचेव ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब इसमें देखिए इतना लंबा टाइम पीरियड चलना, इतना लंबा वॉर चलना तो किसी भी कंट्रीज के लिए आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे एक तरफ तो देखिए कि यूएसएसआर क्या था? कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट कंट्री था।
तो एक तरफ कम्युनिस्ट कंट्री था, तो यहाँ पे क्या होता था, कम्युनिस्ट कंट्री में लिबर्टी बहुत कम होती है। हर एक जगह गवर्नमेंट एंटिटीज़ काम करती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, बिजनेस बहुत कम होता है, इंडस्ट्री बहुत कम लगी होती है, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, एक तरफ ये था कि कैपिटलिज्म था जहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी, एक तरफ था कम्युनिज्म जहाँ पे केवल एग्रीकल्चर पे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंडेंट थी कंट्रीज। तो यहाँ पे धीरे धीरे यूएसएस का डेवलपमेंट शुरू हो गया। यूएस के पास पैसा क्रिएट रहा पड़ता रहा, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा था, सभी जगह भेज रहा था, बेच रहा था, तो उसकी इकोनॉमी ग्रोथ करती गई। बट हमें यूएसएस की क्या है, इकोनॉमी बढ़ने की बजाय घट भी रही थी, और जितनी वो बढ़ती थी उतनी ज़्यादा वो मिलिट्री में खर्चा कर देता था। तो उस पर पैसे की काफ़ी ज़्यादा कमी होने की वजह से इकोनॉमी में डाउनफॉल आने लगा। इकोनॉमी नीचे गिरी, ठीक है, और वहाँ पे रेवोल्यूशन तेजी से होने लगे, ठीक है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटीज़ होंगी तो वहाँ पे करप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये गोर्बाचेव जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यूएसएसआर की जो कोल्ड वॉर वाली पॉलिसी थी उसको थोड़ा सा रिलीज करना शुरू किया, मतलब थोड़ा सा लूज करना शुरू किया, ढीला छोड़ना शुरू किया। तो वो क्या चाहते थे, अब धीरे धीरे उन्होंने भी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू करी, डेवलपमेंट शुरू किया, लोगों को इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंस तो नहीं कहेंगे, कि इंडस्ट्री लगाना शुरू किया, एग्रीकल्चर की बजाय वहाँ पे डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाने लगा। तो 1885 तक आते आते 1890 तक आते आते लगभग यूएसएसआर का भी कोलैप्स शुरू हो गया, कोलैप्स होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे 1991 यूएसएसआर 15 नेशन थी, 15 संप्रभु राष्ट्र, 15 सोवरन स्टेट्स में वो डिवाइड हो गई। तो यूएसएसआर खत्म हुई 15 के बाद में, फिर वहाँ पे 26 दिसंबर आते आते ऑफिशियली कोल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक। 26 दिसंबर आते आते वहाँ पे हमारा कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, ठीक है। यहीं तक चीज़ें थी कोल्ड वॉर की। तो हमने बेसिक से कहाँ से शुरू किया, तो हमारे प्रेसिडेंट जो थे गोर्बाचेव वही बने रहे, वो प्रेसिडेंट, सॉरी, उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया था, यूएसएसआर से रिज़ाइन कर दिया था। अब यूएसएसआर ब्रेक हो गया था, वो 15 कंट्रीज़ में, अब यूएसएसआर रशिया बन चुका था। और धीरे धीरे वहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज़ में भी रेवोल्यूशन चलता रहा, उनके इंटरनल सिविल वॉर चलते रहे, ये सारी चीज़ें रहीं। और धीरे धीरे वहाँ पे 1989 तक बर्लिन वॉर, जर्मन वॉर जिसको, हाँ बर्लिन वॉर कह सकते हैं, बर्लिन वॉल कोलैप्स हो गई। और यहाँ पे इसी में था ना, हाँ ठीक है। और 1990 तक जर्मनी हमारा फिर से यूनाइट हो गया, हमारा नहीं, जिनका ही है, जर्मनी हमारा 1990 तक हमारा यूनाइट हो चुका था। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न बर्लिन और वेस्टर्न बर्लिन में डिवाइड था, वो एक यूनाइट हो गया, एक बर्लिन क्रिएट किया गया। हर एक जगह आप देखने को मिलती है कि वो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब क्या देखने को मिलता है, आफ्टर कोल्ड वॉर एक यूनिपोलर वर्ल्ड आप देखते हो, जिसमें यूएस पावरफुल नेशन, कंट्री के बीच में राइज हुआ उसका। अब यूएस ही रह गया, यूएस ही सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन है आज की तारीख में, मतलब कोल्ड वॉर के बाद से ही आज तक यूएस ही सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन है। 1991 के बाद में उसके डेवलपमेंट का कारण यही था कि
यूएसएसआर का कोलैप्स होना ही उसके लिए राइज का सबसे ज़्यादा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न था। एक अब मैं देख लेता हूँ कि कुछ अगर आपके लिए कुछ फैक्चुअल डेटा हो तो देख लेता हूँ, नहीं तो फिर छोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं लेक्चर को। कुछ नहीं। तो कोल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कि रशिया में क्या रहा कि सामाजिक सोशल डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन चेंज हुई, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगना शुरू हुई, सभी को फ्री ट्रेड होना शुरू हो गया, इंडिपेंडेंस बढ़ी, रेवोल्यूशन हुआ और कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। सभी जितने भी आसपास की कंट्री थी, इंडिपेंडेंस मतलब ये कि कम्युनिज्म से उसको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सकते थे, क्रिएट कर सकते थे। तो हमने क्या शुरू किया कि 1917 से जब रशियन सिविल वॉर शुरू होता है तो धीरे धीरे वहाँ पर 1922 तक हमारा एक यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है। 1933 तक हम जोसेफ स्टालिन को एक डिक्टेटर के फॉर्म में देखते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में 1945 के बाद में हम 1947 से लेकर एक कोल्ड वॉर का एरा देखते हैं, जहाँ पे कारण क्या था। कारण हम कहेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से, कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के धोखे की वजह से, डिट्रस्ट की वजह से ही कोल्ड वॉर का एरा शुरू होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो माइट भी पॉसिबल कि रशिया को यूएसएसआर को ये सारी पॉलिसीज़ ना क्रिएट करनी पड़ती। हो सकता है तो वो एलाइज कंट्रीज़ के साथ मिलकर ही बिजनेस करता। जो इतना लंबा टाइम पीरियड था, पैसा का बर्बादी, वेपन्स की बर्बादी, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के, रशिया को वियतनाम में और हमारा कोरिया में इतना पैसा जो बर्बाद हुआ, हो सकता था कंट्री के डेवलपमेंट में लगाया जाता, अदर डेवलपिंग नेशंस के ऊपर पैसा लगाया जाता, तो हो सकता था वो आज इस वर्ल्ड की जो अभी आज हम देख रहे हैं 2022 में, उसकी सूरत कुछ अलग ही होती। तो अब कह भी नहीं सकते कुछ क्या होना था क्या नहीं, बट ये हम देखेंगे कि हाँ धीरे धीरे वहाँ पे हमारा एटम बम का फॉर्मेशन शुरू होता है, बर्लिन को बांट दिया जाता है। अब बर्लिन में भी वहाँ पे पब्लिक परेशान हुई, जो आम जनता थी वहाँ की परेशान हुई। फिर बर्लिन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में 1960s में, हाँ 1960 में U2 प्लेन को गिराया गया वहाँ पर। प्लेन वहाँ पे खुद ही गिर गया, प्लेन यूएसएसआर में वहाँ पे गिरा, ताकि उसका कारण ये पता चला कि यूएसए ने उसके ऊपर स्पाई कर रहा था यूएसएसआर के ऊपर, इस वजह से उसने खुद गिराया था। तो धीरे धीरे यूएसएसआर का भी डिफॉर्म कोलैप्स शुरू हो जाता है। इकोनॉमी वहाँ पे उसके ख़राब होने के कारण और रेवोल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन होने के कारण, जब 1985 में खारबोचेव जब प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसएसआर के, उन्होंने फॉर्मेशन शुरू किया यूएसएसआर को। धीरे धीरे उन्होंने 15 नेशंस में तोड़ दिया, ताकि हर एक नेशन इंडिपेंडेंट अपने तरीके से पॉलिसी बना सकता था, बिजनेस कर सकता था, डेवलपमेंट कर सकता था। तो हम लास्ट में यही कहेंगे कि यूएसएसआर और यूएसए की वजह से नेशन को कहीं जगह फ़ायदा भी देखने को मिलता है कि आज हम डेवलपमेंट में हैं, इस पोजीशन पे हैं। स्पेस में जब हम आज खड़े हैं, हम मून पर, हम मार्स पर, हम वीनस पर जा रहे हैं, वीनस पर नहीं कहेंगे, मार्स, वीनस और मंगल पर जो जा रहे हैं, उसका कारण यही है यूएसएसआर और यूएसए की वजह से ही हम इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं। हम अंडर वाटर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आज की तारीख में क्रिएट हुई हैं। इसका सीधा हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये कोल्ड वॉर एरा की वजह से ही हमें ये सारी की सारी चीज़ें आज के समय में देखने मिलती हैं। तो इंडिया का भी कहीं ना कहीं हमेशा से साथ यूएसएसआर की तरफ ही रहा है। और 1971 में हमें देखने को मिला था कि जब यूएसए ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, हमने बैलेंस ऑफ पावर के लिए यूएसएसआर की तरफ हाथ बढ़ाया था। तो उसने 1971 में इंडिया को सपोर्ट किया था यूएसएसआर में। ठीक है, तो हम लेक्चर को यहीं पे ही कंक्लूड करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं लेक्चर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक चीज़ मैंने आपसे पूछी थी कि सुएज कैनाल का चीफ इंजीनियर कौन है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, चाहे गूगल करके या कहीं से भी आपको पता हो तो वेल बेस्ट है, नहीं तो आप गूगल पे देखकर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द लेक्चर देखने के लिए, अपना समय देखने के लिए। ओके, थैंक यू। और पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, नॉलेज गेन करते रहें।